एडजस्टमेंट नंबर 9, बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। जब आपको दोनों जानकारी एक साथ हो, बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं इस पे, उसका सिर्फ एक ही कारण है, स्टार्टिंग में वो ध्यान से नहीं देखते, इसलिए उनको बाद में बाकी बहुत डाउट आता है, और तो कोई दूसरा रीजन नहीं लगता मुझे। इसी में थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, एंड डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट। भाई जब तक माइक चार्ज है तब तक क्लास चलता रहेगा, चिंता मत करो। सर अब 3 बातों को जोड़ा है, तीनों बातों को समझेंगे हम। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर नोटिंग कर लेंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी है जो कि कौन है सर? XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। और इसने बहुत सारे लोगों को उधार दिया हुआ है, इसने बहुत मल्टीपल लोगों को उधार दिया हुआ है। किस किस को उधार दिया है, मैं सारी बातें बता देता हूं आपको। इसने A को दिया, मान लेते हैं इसने जो उधार दे रखा है वो A को दे रखा है, B को दे रखा है, और C को दे रखा है, और D को दे रखा है। सर कितने रुपए का? इसको 10,000 रुपए, इसको 5,000 रुपए, इसको 3,000 रुपए, और इसको 7,000 रुपए, कुछ ऐसे उधार बांटे हुए हैं इसने। ओके, तो सर अगर हम A की बात करें, B की बात करें, तो सबसे पहले इतने सारे जो डेटर है, कंपनी इस सभी डेटर को, नाम ABCD है, लेकिन इस सभी को कंपनी जो रिकॉर्ड करेगी वो रिकॉर्ड करेगी सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितने रुपए का डेटर रिकॉर्ड करेगी? कंपनी बोलेगी 10 A से लेने हैं, 5 B से लेने हैं, 15 हो गए, और 3 इससे लेने हैं, 18 हो गए, और 7 इससे लेने हैं, तो कितने हो गए? यानी कंपनी के हिसाब से सर 25,000 का डेटर है, ठीक है। अब 25,000 के डेटर में कुछ यहां पे ऐसे डेटर भी हो सकते हैं जो कि बेकार डेटर हो, जो कि ऐसे डेटर हो जो कि पैसे ना दे। समझ रहे हो बात? कुछ ऐसे डेटर हो सकते हैं जो कि पैसे ना दे, और कुछ ऐसे डेटर भी हो सकते हैं जिससे हम पैसे ना ले पाए। ना दे और ना ले पाए में दोनों में फर्क है। अगर मान लेते हैं एक डेटर मेरा ये है, और ये डेटर अब रहा नहीं दुनिया में, ये चला गया, तो हम इससे पैसे नहीं ले सकते। अब ये डेटर रहा ही नहीं, ये डेटर चला गया, इसकी डेथ हो गई, तो अब हम इससे पैसे नहीं ले सकते। बाकी ये जो बाकी के डेटर है, ये हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे डेटर होंगे जो पैसा देना ना चाहे। तो जो ये चला गया डेटर हमारा, जो आप ये देख रहे हो कि ये डेटर हमारा चला गया है, तो ये जो डेटर जो चला गया है, इस डेटर को हम क्या नाम देंगे? इस डेटर को हम नाम देंगे सर बेड डेट्स। इस डेटर को बोलेंगे बेड डेट्स। इस डेटर को नाम दोगे आप सर बेड डेट्स। इस डेटर को बोलोगे आप बेड डेट्स। तो सबसे पहले तो बेड डेट्स का मतलब क्या होता है कि वो पैसा कभी भी आपको रिकवर जनरली नहीं होगा, ये मान लेते हैं हम। हो सकता है इसके परिवार वाले दे दे, वो अलग बात है, नहीं होगा रिकवर। अब जैसे ही आपका बेड डेट्स होता है ना, आपके साथ कोई घटना होता है तो आप घबरा जाते हो। तो मान लेते हैं कंपनी के जो अकाउंटेंट था वो घबरा गया, उसने बोला कि अब एक काम किया जाए यार, मुझे जो हमारे बाकी के बचे हुए डेटर है, इसमें से हमारे जो बेड डेट्स हो गए, ये 3,000 तो मर ही गए मेरे, और 3,000 तो चले ही गए, अब बचे 22,000। अब ऐसा हो सकता है कि इस 22,000 में से भी कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो कि पॉसिबल लगता है कि ना दे। सर 22,000 में से भी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं देगा? जी हाँ, 22,000 में से भी लग रहा है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो दैट इज कितना है सर? वो कितना नहीं मिलेगा? तो मैंने कहा कि
ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है कि कितना नहीं मिलेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि डी तू नहीं देगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि बी तू नहीं देगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि ए तू नहीं देगा। तो एक मोटा मोटी फिर कितना नहीं मिलेगा, तो एक परसेंटेज डिसाइड हो जाता है। एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अगर लगता है आपका हो सकता है तो उसका एक परसेंटेज अमाउंट निकाल के पहले ही अलग कर लो। तो मैंने सोचा कि मान लिया जाए अगर बहुत ही मेरा नुकसान होगा तो 10% से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। दैट इज मैंने एक अजम्पशन ले लिया कि 10% मेरा डूब जाएगा, तो जो कि मेरा 2200 रुपए डूब जाएगा, और अब जो मेरा बचेगा वो बचेगा 19,800। 19,800 जो है उसे मैं नाम दूंगा गुड डेटर का। क्या गुड डेटर समझ पा रहे हैं क्या होता है गुड डेटर? गुड डेटर क्या होता है हमारे, जो कि सभी पैसे हमें देंगे। अगर मैं डिस्काउंट देने की बात करूं तो डिस्काउंट किसको दिया जाएगा, जो अच्छे डेटर हैं। मैं इसको डिस्काउंट देके क्या करूंगा, दे सकता हूं क्या मैं इसको डिस्काउंट? जो मर गया उसको क्या डिस्काउंट देना? अब जो पैसे मेरे नहीं दे रहा है उसको क्या डिस्काउंट दूंगा, वो तो वैसे ही लेके भाग रहा है मेरे पैसे डिस्काउंट करके। तो हम डिस्काउंट हमेशा किसको देते हैं, जो कि एकदम गुड डेटर होता है, जो कि अच्छा डेटर होता है, हम उसको क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं इसी कैलकुलेशन को थोड़ा मैं अपने तरीके से करूं, मैंने मान लिया जाए, मैंने बोला कि मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा और वो मैं दूंगा 10%, जो कि आएगा हमारा 198,1980 रुपए, इसी को डिस्काउंट मिलेगा। इसी कैलकुलेशन को मैं दूसरे अपने तरीके से करूं, मान लेते हैं कि मेरा डेटर क्या था 25,000। पहले मैं मान लेता हूं, बना लू प्रोविजन। पहले प्रोविजन बनाया, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि अंदाजा है डूब जाएगा 10%, दैट इज कितना बना हमारा 2500। बातों को समझिएगा, 2500 बनाने का मतलब अब मुझे लगता है कि मेरे 25,000 रुपए के डेटर हैं, उसमें से 10% मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, यानी इस 25,000 पे मुझे डाउट हो रहा है। तो आपका डाउट ही गलत है, सर ये तो पहले ही मर गया, इसको हटाओ। आप डाउट उसी पे कर सकते हो जो कि जिंदा है, जिससे कि पैसे आपको मिलने की उम्मीद है, जिससे पैसे मिलेंगे, उसी पे डाउट करोगे। 25,000 पे डाउट करने का मतलब आप इसके ऊपर डाउट कर रहे हो कि शायद इससे पैसे डूब जाए, तो गलत तरीका हो गया। तो यानी सर जो भी डेटर होता है उसमें से पहले प्रोविजन माइनस करने की बात करूं तो नॉट पॉसिबल। सीक्वेंसिंग क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या माइनस होना चाहिए उसमें से, बेड डेट्स के बाद क्या माइनस होना चाहिए, उसके बाद क्या माइनस होना चाहिए। कोई बच्चा बोलेगा सर 10-10% तो दोनों ही है, कोई भी ऊपर नीचे माइनस कर दो, भाई फर्क आ जाएगा ना। यहाँ पे डिस्काउंट देखो ना 1980 आ रहा है, अगर पहले आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 2200, तो अलग गलत हो गया वो तो आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंसिंग क्या होता है हमारा, सबसे पहले डेटर में से माइनस करते हैं बेड डेट्स, बेड डेट्स को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता है उस पर लगाते हैं प्रोविजन, प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता है उस पर लगाते हैं डिस्काउंट। ये समझ में आया कि इसका सीक्वेंसिंग क्या है। अब सर ये जो प्रोविजन है, क्या ये प्रोविजन आपका डूब ही जाएगा? अब आप इस साल की अकाउंटिंग करने जा रहे हो, आप इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है ना। आप इस साल की अकाउंटिंग करने जा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी मेरे को समझ में नहीं आया बच्चे ने क्या पूछा है, बाद में देखेंगे उसको ध्यान से। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपने क्या लिखा सर, बेड डेट्स, ओके, कितना 3,000। आपने लिखा पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेटर, कितना लिखा आपने 2200, और आपने डिस्काउंट लिखा, डिस्काउंट कितना लिखा 1980, और सब कुछ कर कुरा के आपका नेट प्रॉफिट मान लेते हैं, सपोज करो 10,000 आ गया, मान लेते हैं इस साइड में कोई अमाउंट XYZ गिवन है, हो गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब सर आप प्रूफ के साथ कह रहे हो कि हमारा प्रॉफिट 10,000 है और 10,000 के अंदर हमारे 2200 रुपए डूब जाएंगे। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। जब एक्चुअल हम नेक्स्ट ईयर में गए तो नेक्स्ट ईयर में हमें एक बात पता चली कि जो हम मान रहे थे कि 2200 रुपए डूबेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 200 रुपए ही डूबे। और इस साल का जब हम बनाएंगे अपना स्टेटमेंट, इसका मतलब सर अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं ये 2022 की बात कर रहे हैं, अगर मैं 2022 में खड़ा हूं तो मेरा P&L 100% ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 2023 में आऊंगा और मुझे ये सच्चाई पता चल जाए तो मैं बोलूंगा 2022 का P&L गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर ये 2200 नहीं डूबे थे, कितने डूबे थे, सिर्फ 200। इसका मतलब P&L क्या है, जब मैं 22 में खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा मेरा P&L ठीक है, क्योंकि एक्चुअल नहीं पता। और जैसे ही 23 में मुझे एक्चुअलिटी पता चल जाएगा, मैं बोलूंगा वो P&L गलत हो गया था। सर क्यों गलत हुआ था भाई ये P&L? यहां पे आपने 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिखा दिया था प्रोविजन का।
और ये वाला प्रोविजन जो एक्स्ट्रा दिखा दिया था, अब इस साल 23 में भी क्या उस गलती को सुधार नहीं सकते? बिल्कुल सुधारेंगे 23 में जाके। जब 23 में इस गलती को सुधारेंगे तो उसको हम किसके रिकॉर्ड कर देंगे? इनकम में, पीएफडी एज ए इनकम मान लेते हैं 2000। यानी पीएफडी किस में मान लिया हमने? इनकम। तो पिछले साल का हमने क्या करा था? प्रॉफिट अपना डाउनग्रेड कर दिया था, और इस साल का अपना प्रॉफिट मैंने अपग्रेड कर दिया, उसी से जिस अमाउंट से एरर आ रहा था। तो क्या हमारा पिछले साल की गलती को इस वाले में सुधार लिया गया? डेफिनेटली सुधार दिया गया। तो ये सो एंड कंटिन्यू चलता रहता है आगे तक। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा पुराने वाला जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है वो ओल्ड वाला होता है, जो कि कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए उसको इनकम मान के हमें खत्म करना होता है। ठीक है ना, उसे इनकम मान के हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं। चलिए सर, आते हैं आगे इसके ट्रीटमेंट पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है ये ट्रायल बैलेंस में गिवन हो। सर अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ तो क्या करेंगे? सर ट्रायल बैलेंस में तो तीनों चीजें गिवन होगी। सर ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन होगा? एक ये, और क्या? एक ये, और क्या? एक ये। यानी सर ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स भी हो सकता है गिवन। सर ट्रायल बैलेंस में पीएफडी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ट्रायल बैलेंस में हमारा हो सकता है डिस्काउंट भी। सर अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ तो क्या करेंगे इन सभी का? ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ तो ये चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। सर ये भी जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये भी जाएगा सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी सभी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जी हां, ये प्रोविजन है हालांकि। सर ये चला जाएगा हमारा अदर एक्सपेंस में, ये चला जाएगा अदर इनकम में, सर ये भी चला जाएगा हमारा अदर इनकम। प्रोविजन है वो, दिया नहीं है। क्वेश्चन एक वैलिड है कि सर डिस्काउंट है तो हमारा इनकम कैसे हुआ? डिस्काउंट तो प्रोविजनिंग है ना, तो हम डेटर को बताएंगे नहीं। क्या पता कोई डेटर बोले कितना पेमेंट देना है, मैंने बोला 1000 रुपए, उसने 1000 का नोट तो है नहीं, 2000 रुपए, उसने 2000 का नोट दिया, बोला ठीक है हिसाब बराबर, मैंने ठीक है जी, वो चला गया। क्या उसको डिस्काउंट दिया मैंने? लेकिन उसके नाम का तो मैं सोच के खर्चा मान के बैठा था पहले, तो अब पहले जो खर्चा था वो गलत मान के बैठा था, अब क्या हो जाएगा हमारा? इनकम। यानी पुराने वाले जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो एक्चुअल हो गया तो कोई बात नहीं, अगर एक्चुअल नहीं हो पाया तो अगले साल उसे इनकम में डिटरमाइन करना पड़ता है। अब अगर सेम बात करें, ये सब कहां हो? एडजस्टमेंट में। सर ये सब बातें कहां लिखी हो? एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में जब लिखा होगा तो सबसे पहले मैंने लिखा डेटर। अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो दो जगह जाएंगे। सर एक जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, एक जाएगा बैलेंस शीट में। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक बैलेंस शीट में। पहले बैलेंस शीट में कहां जाएगा? ये चला जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल में। मतलब सर ये ट्रेड रिसीवेबल के हेडिंग में चला जाएगा, मतलब यही है। जैसे कि मैं एग्जांपल भी ले ही लेता हूं, फिर एक और एग्जांपल लेंगे। मैंने बोला डेटर
ये लिखा, ये लिखा क्या अमाउंट ले लेते हैं स्पेसिफिक। जैसे डेटर 10,000 माइनस सबसे पहले क्या किया जाए, लेस कर देंगे हम बेड डेट्स। बेड डेट्स कितना है 10%, दैट इज मैं 1,000 रुपए ले लिया मैंने, 10% मत समझना इसको, मैं 100 रुपए ले लेते हैं। बचा कितना, अब माइनस करेंगे हम प्रोविजन, और प्रोविजन कौन सा, डिस्काउंट या डेटर, डेटर। मान लेते हैं 10% है, दैट इज 9900, 990। अगर 990 हम माइनस कर दें इसमें से, दैट इज 8910। अब क्या माइनस करेंगे सर, अब डिस्काउंट। मान लेते हैं डिस्काउंट भी 10% है तो 891। अब जो माइनस करेंगे 10% 891, वो बढ़ जाएगा 8019। अभी जिसको दिख नहीं रहा मैं अभी दिखा देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी क्लास थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, देखो खा लेंगे खाना फिर। जी हाँ, अब इसकी डबल एंट्री की बात कर रहे हैं सर। डबल एंट्री में स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जी जाएगा, मैंने कब मना किया नहीं जाएगा, जाएगा। एक तो ये चला जाएगा, एक ही ये भी जाएगा, एक ही ये भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंस में सर सारा का सारा उठ के अदर एक्सपेंस में पहुंच जाएगा। मजे की बात देखो, कितना जाएगा सर, ये 100, कितना जाएगा सर 900, कितना जाएगा सर, ये सब पहुंच जाएगा अदर एक्सपेंस के अंदर। लेकिन यहां ध्यान रखना, जो एडजस्टमेंट वाला है वो तो अदर एक्सपेंस में जाता है, चाहे प्रोविजन हो चाहे बेड डेट्स हो। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस वाला है, प्रोविजन चला जाता है अदर इनकम के अंदर, बाकी का पार्ट चला जाता है बेड डेट्स हमारा अदर एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है इस पे। रिकॉर्डेड क्लास पता नहीं कब आएगी, पहले लाइव तो ले लो। एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, वैसे अभी टाइम बहुत है, अभी चिंता मत करो, अभी एक बस एग्जाम्पल लेने दो, बस छुट्टी, इसके बाद एक एग्जाम्पल लेने दो। एग्जाम्पल, मुझे इस हफ्ते में मैं सोच रहा हूं कि आपका फाइनल अकाउंट निपटा दिया जाए। मंडे से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा हूं मैं आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो मेरा टारगेट है मंडे से। आपके छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी कॉर्पोरेट अकाउंट आ गया है, चाहे प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो। नया जो सिलेबस आया है उसके अंदर सेकंड सेमेस्टर में ही डाल दिया कॉर्पोरेट अकाउंट को, चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो चाहे ऑनर्स का बच्चा हो। तो मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चिंता की बात नहीं है। मेरी कोशिश है कि संडे तक इसको निपटा दिया जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लंबी क्लास ले रहा हूं। अगली क्लास भी अगेन सेम ऐसा ही शेड्यूल पे रहने वाला है, लेकिन अभी फर्स्ट डे है, आप बोल रहे हो 2 घंटे क्लास हो गई है तो कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है, देखिए सर, डेबिट क्रेडिट। जो बच्चे बोल रहे थे ना समझ में नहीं आए, अब इसके बाद तो समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने बोला सर अब समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए एग्जाम्पल।
सर डेटर 1,00,000, बेड डेट्स 2,000, प्रोविजन 4 बेड डेट्स 600, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 400। एडजस्टमेंट क्या कहता है? नंबर 1, मेक प्रोविजन ऑन डेटर 10%, बेड डेट्स 2,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 10%। अब देखिए बच्चों को पता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या रहता है इसमें? बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सर ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन, बाहर भी प्रोविजन, ट्रायल बैलेंस में भी डिस्काउंट, बाहर भी डिस्काउंट, यहां भी बेड डेट्स, यहां भी बेड डेट्स। सर अमाउंट तो अलग अलग है भाई, बातें भी अलग अलग है, ये अमाउंट अलग नहीं है, बातें भी अलग है। ये हो चुका है और ये भूल चुके हैं, दोनों में फर्क है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देख लेते हैं। सर क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका? देखिए ध्यान से, एक तो जाएगा बैलेंस शीट में, एक चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। अरे एक जाएगा बैलेंस शीट में, एक जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। समझिएगा बहुत आसान है। ये मैं बैलेंस शीट के लिए बना रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल, और ये बना रहा हूं मैं अदर इनकम, और ये मैं बना रहा हूं अदर एक्सपेंस, और फिर ये जो भी वट एवर नंबर नोट का हो, ये नोट उठ के चला जाएगा कंसोलिडेट होके कहां पे? आपने करा एक क्वेश्चन उस तरीके से। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के आइटम को खाली करते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेटर है तो सर बैलेंस शीट में आएगा एसेट्स में। ट्रायल बैलेंस में सर डेटर है तो मैंने लिखा सुंदर सुंदर लिखा डेटर, और सर डेटर कितने का है? 1,00,000 रुपए का। सर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स है तो मैंने फटाफट से लिखा अदर एक्सपेंस में बेड डेट्स कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। ट्रायल बैलेंस वाला कर रहा हूं मैं। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है तो अब इनकम में आ जाएगा पीएफडी, और ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है। $400। चलिए जी, मैंने अभी एडजस्टमेंट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, एडजस्टमेंट को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। आप मुझे फटाफट से बताइए, मैंने एडजस्टमेंट को अभी बिल्कुल ना तो छेड़ा है ना ही हाथ लगाया है। आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आपको समझ में आ गया है ट्रायल बैलेंस की क्या ट्रीटमेंट करनी है आपने? सिर्फ मैंने ट्रायल बैलेंस के आइटम को इधर उधर किया है। ये समझ में आ गया? सभी बच्चे बोल रहे बिना सोचे समझे, सब आ रहा है समझ में। अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलिए चलिए, एडजस्टमेंट में कहता है 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इस नंबर के हिसाब से नहीं चलना। रूल क्या बोलता है? सबसे पहले क्या माइनस करो? बेड डेट्स। तो पहले हम माइनस करेंगे बेड डेट्स। बेड डेट्स, बेड डेट्स देखो कितना है हमारा? 2,000। अब बताइए 98। अब जो बैलेंस हमारा बचाइए, अब क्या माइनस करना है हमें? पीएफडी। सर पीएफडी कितने परसेंट? 10%।
दैट इज 9800। अब फिर से बचेगा बैलेंस। सर बैलेंस कितना बचेगा? डबल 8200। फिर माइनस करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट 10% है और ये भी 10% है, दैट इज 8820। ये आ गया 79380। ये ट्रेड पेबल के नोट में चला जाएगा। अब डबल एंट्री, जितने भी हमारे एडजस्टमेंट के पार्ट थे इन सभी का डबल एंट्री कर लिया जाए। सर कहां कहां जाएगा डबल एंट्री? पहले तो इस बेड डेट्स को बताएं कहां लिखें, एक्सपेंस में। तो पहले से एक बेड डेट्स है सर, एक बार और आएगा, हाँ इसे लिखेंगे फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स, ये कौन सा है? न्यू वाला है ये। फर्दर बेड डेट्स कितने रुपए का? आप ये मत समझिएगा इत्तफाकन अमाउंट दोनों जगह सेम आ गया है, आप ये मत समझिएगा। इसको मैं 3 कर देता हूं, फिर तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसको 3 कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद अगला पीएफडी, ये कहां जाएगा? ये भी यहीं जाएगा। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 9800। डिस्काउंट कहां जाएगा? ये भी यहीं जाएगा। डिस्काउंट ऑन डेटर 8820। अब ये जो टोटल होगा, ये टोटल चला जाएगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के, जो हमारा अदर एक्सपेंस का पार्ट होगा। ये टोटल चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के, जो अदर इनकम का पार्ट है, और ये चला जाएगा बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के अंदर, ट्रेड पेबल के अंदर। समझ में आई बात आपको? समझ में आई? समझ में आया? पहले आपको ये समझ में आया सारा? क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चिंता मत करिए। ये समझ में आया? आ गया ये कि इसके अंदर के आइटम को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। अब हमारा एडजस्टमेंट लगेगा हमेशा डेटर पे ही। पहले माइनस करेंगे बेड डेट्स, फिर माइनस करेंगे प्रोविजन, फिर माइनस करेंगे डिस्काउंट। अभी सीखा, बेड डेट्स को भी अदर एक्सपेंस में ले जाओ, प्रोविजन को भी अदर एक्सपेंस में ले जाओ, डिस्काउंट को भी अदर एक्सपेंस में। लेकिन जो इसके अंदर हमारा बेड डेट्स है वो तो अदर एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला अदर इनकम में चला जाएगा, और दूसरा जो डिस्काउंट है वो भी कहां चला जाएगा? अदर इनकम में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो रिवीजन मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। एडजस्टमेंट कितने हो गए? अभी था टाइम, थोड़ा सा कर लेते ना तो खत्म हो जाता है। 9 ही एडजस्टमेंट हुए बस। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको नोटिंग करिएगा, ठीक है। नोट करने के बाद जो अगली क्लास रहेगी, अगेन हम अगली क्लास को शेड्यूल कर रहे हैं 6 बजे, और 6 से फिर थोड़ा सा ज्यादा लंबी क्लास, मतलब इससे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ताकि अगली क्लास में हम एडजस्टमेंट खत्म कर लें और एक सवाल को कर पाए। आज कौन सा डे है हमारा? थर्सडे है, और शायद मैं संडे भी क्लास लगाऊं आपका, ठीक है ना। सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास लगाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है मंडे से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारा करा दूं ये, ठीक है। चलिए सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करवा दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मेरे हिसाब से कोई बच्चा डाउट पूछेगा नहीं अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी गुड नाइट। और इसको अच्छे से एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है आपने। हाँ वो तो मिल जाएगी आप। हाँ भेजा था। चलो दोबारा पूरा ही भेज दूंगा मैं, ठीक है। क्या? ठीक है, हाँ अब शिवदास का बोल रहे हैं, 10 ईयर बोल रहे हैं रिवीजन करा दो। रिवीजन अगली क्लास में कर लेंगे, एक बार आप देखना, काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं। रिवीजन में नॉर्मली मैं बता दूंगा, ठीक है। और 10 ईयर जो है, 10 ईयर मैं दिखा देता हूं आप सभी बच्चों को। न्यू 10 ईयर में बताऊं तो इसके अंदर क्या है कि जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन है बुक के अंदर, मतलब ऐसा सिस्टमेटिक बनाया है बुक के जैसा ही मैंने ये 10 ईयर प्रिपेयर किया है पूरा, उस बेसिस पे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने पुराना 10 ईयर खरीद लिया है, उसका क्या किया जाए?
कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपडेट करके दे देंगे, आपको एज अ अपडेशन आपको मिल जाएगा। आपको कोई पुराने वाला भी में दिक्कत नहीं है, नए वाले में, दोनों आंसर में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन हाँ क्वेश्चन के सिस्टमेटिक में और कुछ नए क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर दिए गए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस। पीडीएफ थोड़ी मिलेगा नया 10 ईयर का, ये खरीदना होगा आपको नया 10 ईयर तो शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपको सैटरडे आप जब जाओगे, प्रिंट होके कल आना है, आ चुका है, मैं आज कल बात कर लूंगा, संडे से आपको शॉप पे मिल जाएगा, और सैटरडे वाले दिन आपको नंबर भी दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने घर पे कुरियर करवा सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करके कुरियर करवाएंगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 130 रुपए इसका एमआरपी है, वही एमआरपी आएगा 130 रुपए का, तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा क्योंकि कोरियर का भी खर्चा भी लग जाता है। नोएडा से आप दिल्ली, इंडिया के किसी कोने में वो मंगवा लीजिए, आपसे कोई भी कोरियर चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको 130 रुपए पे मिलेगा। लेकिन आप जब आसपास के दुकान पे खरीदते हो तो दुकान वाले अपने बल्क का जितना ऑर्डर खरीदते हैं उसके हिसाब से डिस्काउंट हो सकता है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है 15% का डिस्काउंट मिल जाए, तो वहां सस्ता मिलेगा थोड़ा दुकान पे, और डायरेक्ट ऑर्डर करने में आपको एमआरपी मिलेगा। तो एमआरपी मिलने का रीजन भी बता दिया कि उनका कोरियर चार्ज ही इतना लग जाता है आपके घर तक भेजने का, लेकिन दिल्ली के अंदर विद इन 1 डे डिलीवर्ड हो जाता है। और इतना ज्यादा भी प्राइस नहीं रखा हमने, करीब काफी मोटा 10 ईयर बन रहा है ये, इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट है, तो 130 रुपए एक बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा है।